कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई अभी से ही जान लो ना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो नेटवर्क, मैथ, सिग्नल, ये सब फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं। और इस बार पावर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत प्यारे पूछे गए गेट 2026 में ना। आप समझ लीजिए कि इसमें अगर आप मार्क्स पा जाते हो तो आपका एडवांटेज पार्ट जुड़ जाता है ना। और सीक्वेंस भी ऐसी रखनी है कि समझ में अच्छा है, स्टोरी अच्छी बने। आपको पता है, अगर आप सब्जेक्ट्स की सही वेटेज आप जान जाओ, अगर आप गेट, ईएससी किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर सब्जेक्ट्स का प्रॉपर वेटेज आपको क्लियर हो जाए, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं आपकी प्रिपरेशन जर्नी तो स्मूथ बनेगी ही बनेगी। आपके रैंक लाने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं गेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए, गेट 2026 तो खत्म हो चुका है। गेट 2026 से आपने सीखा क्या? ऐसा नहीं कि गेट 2026 से ही सीखा। आप 25 की बात कर लो, आप 24 की बात कर लो, आप 23 की बात कर लो, आप 22 की बात कर लो, या प्रीवियस पिछले 10-12 सालों की किसी भी गेट एग्जामिनेशन का आप बात कर लो, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और उनका वेटेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बार बार बोला जाता है, जब आप शुरुआत करिए, जैसे अभी आप लोग किसकी तैयारी कर रहे होगे? गेट 2027 की। आप तैयारी में भी कर रहे होगे गेट 2028 के लिए। तो भाई अभी से ही जान लो ना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मुझको अगर रैंक लेकर आना है तो रैंक डिसाइडिंग कौन से फैक्टर्स होने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी रैंक को बेहतर बनाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं और कामेश सर दोनों लोग आपको बताएंगे कि आपके वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनका वेटेज क्या है, और आपका सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, स्टार्ट कहां से लेना चाहिए, एंड कहां पे होना चाहिए। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप ना। चलिए सबसे पहले चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम दोनों की यहां बात करने वाले, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक ब्रांच की बात करेंगे ना। आप देखिए, अगर मैं नेटवर्क थ्योरी की बात करता हूं जो कि मैं ही पढ़ाता हूं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, चाहे आप प्रीवियस कोई भी ट्रेंड आप देख लो, आप कभी, पहली बात, इस सब्जेक्ट के लिए कभी भी आप ये बात मत देखिएगा कि इसका डायरेक्ट वेटेज कितना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस, आप नेटवर्क थ्योरी एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। फंडामेंटल सब्जेक्ट के बिना आप वैसे ही इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट आगे आप पढ़ोगे, वेदर इट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, या आप आगे चल के मशीन पढ़ोगे, पावर सिस्टम पढ़ोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, मेजरमेंट पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट आप XYZ पढ़ते हो, तो नेटवर्क, मैथ, सिग्नल, ये सब फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट में, इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट्स का भी वेटेज एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका डायरेक्ट वेटेज चाहे 10 नंबर हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे कितना भी हो, इनका इनडायरेक्ट वेटेज बहुत ज्यादा होता है। नेटवर्क अगर सिर्फ नॉलेज आपके पास होगी तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत इजीली कर ले जाओगे, तो आपका वेटेज वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो समझ में नहीं आएंगे, नेटवर्क से करूं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से करूं, तो ऐसी सिचुएशन। बट मैं यहां डायरेक्ट वेटेज की अगर बात करूं, जो डायरेक्टली लिख के आते हैं कि भैया थ्योरम से कर लो, भैया इसको ट्रांजिएंट से कर लो, वैसे क्वेश्चंस आने की जो आपकी संभावना होती है, डबल अगर हम बात करें 23 से लेके 25 का अगर हम डेटा देखें तो 11 मार्क्स, 5 मार्क्स और 9 मार्क्स ना, ऑन एन एवरेज अगर आप करोगे तो लगभग 8 से 9 मार्क्स के बीच में नेटवर्क देखने को मिलता है। और अगर इस साल भी बात किया जाए, इसका इस साल भी इसी रेशियो में आपका वेटेज रहा है 2026 में। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 6, 5 और 9 आपको डायरेक्ट वेटेज दिख रहा है। इस बार भी 4-5 क्वेश्चन आपके नेटवर्क आए थे 2026 में, तो वेटेज बहुत अच्छा खासा। और यही सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो। अब चलते हैं कंट्रोल सिस्टम पे। देखिए, ये सब कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों आते हैं ना, इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। कंट्रोल का अगर हम बात करते हैं, डबल ई के वेटेज जो आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 23, 24, 25 देखो तो ज्यादा डेविएशन आपको नहीं दिखेगा। 1-2 मार्क्स हमेशा प्लस माइनस होते रहेंगे ना, एक में थोड़ा कम होगा, दूसरे में ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली यहां पे भाई ईसी में बात करो तो कंट्रोल का हमेशा से अच्छा वेटेज रहा, इस बार भी बहुत अच्छा वेटेज आपका आया था कंट्रोल सिस्टम में गेट 2026 में। तो आप देखते हो ऑन एन एवरेज ये 7 से लेकर 10 मार्क्स बीच में कहीं ना कहीं जरूर लाई करेगा, इससे नीचे नहीं जाने वाला, ये बात याद रखिएगा। उसके चलते हैं
सिग्नल एंड सिस्टम, जैसे मैंने कहा मैथ्स हो गया, सिग्नल हो गया, नेटवर्क हो गया, ये सब फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपको होते हैं ना, ये भी फंडामेंटल आपका सब्जेक्ट्स ना, इसका वेटेज से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता ना, बिना इसके कुछ हो नहीं पाएगा ना। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ोगे, बिना इसके काम नहीं बन पाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली वेटेज की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका जबरदस्त वेटेज आपका है। आप अगर ऑन एन एवरेज आप देखो 23 देखो 13 11 उसके बाद 10 मार्क्स का वेटेज, और इस बार भी देखोगे तो अराउंड 8 to 9 मार्क्स आपको डबल में पूछा गया है। इसी में इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज 2026 में आया था, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सिग्नल एंड सिस्टम से ना। 23 में देखो तो 11 मार्क्स का, 8 मार्क्स का और 7 मार्क्स का आपको 25, मतलब कुल मिला के ये जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग आप देख रहे हो इनके वेटेज आपको हाई हमेशा मिलेंगे ना। ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं दोनों ब्रांच के लिए ना। अब आ जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है डबल ई ब्रांच में लिटिल बिट थोड़ा कम वेटेज आपको देखने को मिले, लेकिन इसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ना। अगर डबल ई वेटेज की बात करें तो देखिए 23 में, 24 में और 25 में बात करें तो 6 मार्क्स और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। इस बार भी आपकी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इसका मतलब वेटेज अराउंड इसी बीच में रहता, 3 से लेके 4 मार्क्स के बीच में वेरी करता रहता है। बट अगर इसी की बात करो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत प्रोमिनेंट सब्जेक्ट इनका हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनका बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां वेटेज आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इस बार भी बहुत प्यारे क्वेश्चन आए थे गेट 2026 में ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे कोर्स सब्जेक्ट ना। सबसे पहले बात करेंगे डबल ई के कोर्स सब्जेक्ट्स की ना। डबल ई का अगर मैं कोर्स सब्जेक्ट बात करूं, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, ये तीनों कोर्स सब्जेक्ट की कैटेगरी में पूछे जाते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं पावर सिस्टम की ना। देखिए पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट वेटेज अराउंड बराबर ही रहता है, बट अगर देखा जाए तो अगर 23, 24 और 25 के डेटा को देखो तो 8 से लेके 12 मार्क्स के बीच वेरी किया। इस बार अगर आप देखोगे गेट 2026 में ये लगभग 9 से लेके 10 मार्क्स के बीच में पावर सिस्टम इस बार पूछा गया, और इस बार पावर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत प्यारे पूछे गए गेट 2026 में ना। सिमिलरली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाओ, आप इनमें आंख बंद करके वो रखा करो, 8 से 10 मार्क्स तो आने ही आना, ये प्लस पे ज्यादा जा सकता है, कम पे डाउन रहता है ना। यहां देखो 23 और 24 और 25 की अगर बात करें 6, 7 और 10, और इस बार भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत प्यारे क्वेश्चन आप पूछे, खास करके इन्वर्टर से बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका पूछा गया था गेट 2026 में ना। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा स्कोरिंग है कंपेयर टू द पावर सिस्टम ना। पावर सिस्टम थोड़ा सिलेबस वाइज भी ज्यादा है कंपेयर टू द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ना। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको नेटवर्क की अच्छी नॉलेज है और अगर लिटिल बिट आपको लॉग भी थोड़ा डायोड सर्किट के बारे में नॉलेज है ना, तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही फोड़ दोगे, आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली ना। पावर सिस्टम में थोड़ा डेप्थ में आपको जाना पड़ सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है डब्ल्यू ब्रांच के लिए ना। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन पर, तीसरा कोर्स सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसका वेटेज का ऑब्वियस बात, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल मशीन के तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए होता है। अगर हम 23, 24, 25 और 26 की भी बात कर ले तो 9 से लेके 11 मार्क्स के बीच में हमेशा वेरी किया है। देखिए 9 मार्क्स था, 9 मार्क्स था, 9 मार्क्स था, आप देख रहे हो इसको। बट यहां पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना, अब कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना जिसमें मिक्सिंग होती है, तो वो पुटअप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रखूं, मशीन में रखूं, ये वाला मैं नेटवर्क और उसमें रखूं, एनालॉग में रखूं, किस में रखूं। तो ऐसी सिचुएशन कई बार आती है। ये सब डायरेक्ट वेटेज जिसमें सिंपली तुमको दिखेगा कि भैया ये इलेक्ट्रिकल मशीन का ही क्वेश्चन ना। इस बार भी बहुत प्यारे क्वेश्चन आए थे, सिंक्रोनस का भी क्वेश्चन आया था, डीसी मशीन का क्वेश्चन मिसिंग था इस बार, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आया था, 3 फेज से क्वेश्चन आपका आया था, इंडक्शन मशीन से क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन बहुत प्यारे इस बार पूछे गए थे। बच्चा एक अटेम्प्ट में तो नहीं बना पाएगा, उसको सोचना जरूर पड़ेगा ना। अब आ जाते हैं मेजरमेंट के ना। देखिए इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए मेजरमेंट उतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बड़ा प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है ना। आप समझ लीजिए कि इसमें अगर आप मार्क्स पा जाते हो तो आपका एडवांटेज पार्ट जुड़ जाता है ना। कई बच्चे इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूं इसको छोड़ने से बेहतर है कि आप हमेशा सबसे ज्यादा फोकस करो ब्रिजेस। बहुत छोटा सिलेबस आपको होता है, ब्रिजेस पे फोकस करो, पावर मेजरमेंट फोकस करो, इतना ही सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। जबकि इसका वेटेज आप देखोगे तो चाहे 23, 24, 25 या उससे पहले की बात करो या इस साल की बात करो, हमेशा ये 1 से लेके 3 मार्क्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये ना। मतलब ऐसा नहीं कि 6-7 मार्क्स का आ जाएगा, 8 मार्क्स का आ जाए, क्योंकि मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 1 से लेके 3 मार्क्स के बीच में इसका वेरिएशन आपको देखने को जरूर मिले। इस बार भी 2 क्वेश्चन आपका आए थे, एक पावर मेजरमेंट का और एक आपका आया था स्पेशली फॉर द, जो मैंने बताया व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर ना, गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन ना।
उसके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर सब्जेक्ट बात कर ले तो ईडीसी ना बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस भी है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, बहुत फंडामेंटल है फॉर द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ना। तो आप देखो तो ईडीसी में इस बार जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं। आपने देखा होगा कि कामेश सर के एक दो वीडियो पे अपलोड किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि यहां पर अगर ये हल्का सा भी कंसेप्चुअल एरर आप कर जाओगे तो गेम हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर ना। इसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा था, इस बार भी बहुत तगड़ा वेटेज आपको पूछा गया था। 23 मार्क्स देख लो 7 मार्क्स का, 24 मार्क्स देख लो 12 मार्क्स का, 25 देख लो 9 मार्क्स का, और इस बार भी 10 प्लस का ही वेटेज आपको देखने को मिला था ईडीसी जैसे सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट आपका है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर ले, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। क्यों? एनालॉग कम्युनिकेशन भी है, डिजिटल कम्युनिकेशन भी है, तो मतलब दोनों कम्युनिकेशन को मिला के एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया ना, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन ना। एनालॉग पार्ट थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू द डिजिटल पार्ट, क्योंकि डिजिटल वाले पार्ट में रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस ये सब भी इंक्लूड हो जाता है ना, जो आप मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन पढ़ते हो ना। बट इसका वेटेज बहुत हाई है ना, 13, 11 और 14 आप देख रहे हो, इसका वेटेज देख रहे हो आप, बहुत भयानक वेटेज है ना। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, ईडीसी, और उसके बाद आपका अभी एमएफटी भी आएगा आपका ना। ये सब्जेक्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप रैंक की बात करते हो ना। तो रैंक अगर आपको चाहिए सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, तो बेटा कोर पे आपको कमांड लेना पड़ेगा। बिना कोर के आप कभी सिंगल या डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाओगे। बट अगर आपको स्कोर वेल करना है और आप सिर्फ गेट में एक अच्छा स्कोर पा जाओ, 500 600 रैंक तक भी चलेगा, तो आपको कॉमन अगर आपका स्ट्रांग रहेगा बेटा आप अच्छा कर ले जाओगे ना। बट यहां जरूर ध्यान रखिएगा, अगर बेहतर रैंक तक पहुंचना है तो आपको बेटा जितने भी कोर है जैसे ईडीसी, कम्युनिकेशन, एमएफटी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको सिंगल डिजिट या डबल डिजिट पहुंचना है ना। अब आ जाते हैं यहां पे, देखिए ईएमएफटी के यहां पे इन्होंने दिखाया नहीं, बट ईएमएफटी इनको देने, ईएमएफटी इस साल इनका वेटेज बहुत हाई आया था ना। आपके ईएमएफटी के इस बार डबल में काफी क्वेश्चन आए, 4-5 क्वेश्चन आ गए थे, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत तगड़ा वेटेज आया था, 7-8 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे ईएमएफटी में ना। यहाँ ये स्लाइड शायद मिसिंग हो गई है ईएमएफटी की, बट ईएमएफटी का वेटेज इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आपका मान चलिए 10 से लेके 12 मार्क्स के बीच में हमेशा वेरी कर जाता है। इलेक्ट्रिकल का अगर आप बात करोगे तो रिसेंटली आपका ईएमएफटी का वेटेज थोड़ा बढ़ा है, लेकिन आप मान चलिए 4 से लेके 5-6 मार्क्स के बीच में आपको एमएफटी देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ना। अब देखिए अब आगे का कैसा प्रोसेस होना चाहिए, आपका बेस्ट सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो मैं चाहूंगा इसके लिए बेस्ट पॉसिबल वन एंड ओनली हम कामेश सर को बुलाना चाहेंगे, और कामेश सर आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे के लिए बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट सीक्वेंस कैसा होना चाहिए अगर वो पूरे एक साल एक बेहतर प्रिपरेशन करना चाहता है और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है। बैचेस में अगर बाय चांस नहीं कर रहा है तो उसको इस तरीके का अगर वो सब्जेक्ट सीक्वेंस को फॉलो अप करेगा तो बहुत बेहतर रिजल्ट तक कन्वर्ट कर पाएगा बेटा, अदरवाइज आप कूदते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए सीधे चलते कामेश सर के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होने चाहिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो 2027 या 28 के लिए। थैंक यू सर। तो बच्चों जैसा कि सर ने आपको बताया कि किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज रहता है आपका एग्जामिनेशन में, राइट, गेट एग्जामिनेशन में 2023, 2024, 2025 का आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा। लेकिन इस सब्जेक्ट के वेटेज के साथ साथ आप प्रिपरेशन के टाइम पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट की एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सो दैट आप कम एफर्ट्स के साथ आप अच्छा कंटेंट पढ़ सकें और फाइनली उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटकम्स आपको मिल सके। सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। अब जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूं तो बेस्ट सब्जेक्ट सीक्वेंस आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होता है ना आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका है ना बेटा सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है। बेसिक मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं हो पाता। तो आप अगर पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, पीडब्ल्यू के कोर्सेज में एनरोल करते हैं, तो हम फाउंडेशन मैथमेटिक्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उस फाउंडेशन से क्या होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होती अगर उस फाउंडेशन के कुछ 15-20 लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तब, ठीक है। लेकिन अलग से आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है जो गेट के लिए, गेट के सिलेबस के बेस पर पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस किया जा रहा होता है। तो गेट के लिए जब मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो वो मैथमेटिक्स आपके लिए सबसे पहले इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट में अप्लाई हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आप लाप्लास पढ़ रहे हैं, थोड़ा बेसिक, वो लाप्लास आपका कंट्रोल सिस्टम में भी यूज हो रहा है, सिग्नल सिस्टम में भी यूज हो रहा है। मैथमेटिक्स में आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, वो आपका कई जगह यूज हो रहा है। मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम में यूज हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट में यूज कर रहा है। तो मैथमेटिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज बहुत है, इसलिए हमें पढ़ना है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड से ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को समझने में डिफिकल्टी फेस करें, बट मैथमेटिक्स में ऐसा होगा। तो मैथमेटिक्स को आपको
पैरेलली कंप्लीट करना है बाकी सब्जेक्ट के साथ, या आप पहले आपके किसी बैच में मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है तो पहले उसको कंप्लीट करें। अब जैसे ही आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया या रनिंग है, तो अब आप टेक्निकल सब्जेक्ट में आते हैं, तो आपकी बेस्ट सीक्वेंस है कि सबसे पहला सब्जेक्ट आपका नेटवर्क थ्योरी होना चाहिए। नेटवर्क थ्योरी इज मस्ट टू कंप्लीट फर्स्ट, चाहे आप ईसी के हो चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, नेटवर्क एनालिसिस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते इफेक्टिवली। जैसे ईसी की बात करूं, अगर आप नेटवर्क नहीं किए तो आप कहां कहां फंसेंगे? एनालॉग में तो डेफिनेटली फंसेंगे आप, क्योंकि वहां पर बहुत नेटवर्क यूज होता है। आप बेसिक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लाइक कंट्रोल सिस्टम, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक एग्जांपल टीचर ले रहे होंगे किसी भी सिस्टम को समझाने के लिए, और वहां पर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एग्जांपल ले लिया, तो वहां पर आप फंस जाएंगे, आप वहां पर आपको डिस्कंफर्ट फील होगा। इसलिए नेटवर्क एनालिसिस फर्स्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद सेम वे में आता है आपका सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम को सेकंड प्रायोरिटी पर इसलिए रखा गया है क्योंकि बेसिक है, फंडामेंटल है। साथ ही साथ ये सिग्नल सिस्टम में आप जो भी चीजें पढ़ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई होती है, एनालॉग में अप्लाई हो रही होती है, और बिना सिग्नल सिस्टम के कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे, देखो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना सबसे आखिरी में रखा गया है, क्योंकि बिना सिग्नल के उसको नहीं, ऐसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को नेटवर्क के बाद रखा गया। तो जैसे आपका सिग्नल कंप्लीट हो गया, अब सिग्नल के बाद क्या है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कंट्रोल सिस्टम पढ़ो आप। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो सब्जेक्ट है आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। ईसी वालों के लिए यह फायदा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका एक फ्री सब्जेक्ट है। फ्री का मतलब इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसको पहले हो जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट को बाद में होना चाहिए। हाँ, बेसिक नेटवर्क हो गया है तो ईडीसी में ही मजा आता है। आपको कुछ जगह एग्जांपल आते हैं, इसमें मैं नेटवर्क के एग्जांपल लेता हूं। तो आपका पहले नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, ईडीसी इधर पढ़ रहे हो, कंट्रोल हो गया, सिग्नल हो गया, नेटवर्क हो गया, फिर एनालॉग सर्किट पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको, एक सीक्वेंस से मजा आता है। सेम वे में अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, ये भी फ्री सब्जेक्ट है। मतलब ईडीसी और डिजिटल ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये बहुत कम डिपेंडेंट है किसी दूसरे सब्जेक्ट पर। इसको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब पहला सब्जेक्ट आपका ईडीसी भी लग सकता है, पहला सब्जेक्ट डिजिटल भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पढ़ सकते हो इनको। तो ये सीक्वेंस हो गई। उसके बाद आप जाए कम्युनिकेशन सिस्टम पर, क्योंकि सिग्नल हो गया तो कम्युनिकेशन में बड़ा मजा आएगा आपको। इसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ईएफटी। ईएफटी में आपका मैथमेटिक्स काफी लगता है, वेक्टर वाला जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का वो ईएफटी में काफी अप्लाई होता है। इसीलिए ईएफटी को मैथमेटिक्स के बाद ही रखना चाहिए। कभी भी मत कोशिश करना कि ईएफटी पहले कर लो मैथमेटिक्स बाद में। बेटर है कि मैथमेटिक्स पहले हो जाए, तो ईएफटी में टीचर को भी बहुत आसान रहेगा आपको समझाने में, आपको डाउट भी कब आएंगे। फिर आपका आता है सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो ये आपकी सीक्वेंस हुई। आपने इस पीडीएफ को देखने के साथ साथ मैंने क्या बोला उस पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेम वे में आप इलेक्ट्रिकल के लिए चलते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगेन अपन बात करें तो वही मैथमेटिक्स तो सब जगह अप्लाई हो रहा होता है, सबसे पहले आप कंप्लीट करें, या पैरेलली चलता रहे आपके सब्जेक्ट के साथ, बेहतर है आपका। जनरल एप्टीट्यूड तो आपको करना है, कभी भी कर लो आप, क्योंकि वेटेज ज्यादा है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपका जीवन कहीं जाके रुक जाए आपका, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि अब आप स्टार्टिंग किससे करेंगे, कोर में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट करो आप, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट रहता है, या नेटवर्क एनालिसिस करें अपन, तो ये सब्जेक्ट पहले किया नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस हो गया, अब इस रास्ते पे चले गए आप, जैसा कि ईसी के लिए बताया मैंने, सिग्नल एंड सिस्टम, उसके बाद आप कंट्रोल सिस्टम, और उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसा ही, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फंस जाएगा बिना नेटवर्क के। सिग्नल सिस्टम हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो अब आपका जब सिग्नल हो गया बेसिक, तो आप आगे के कोर और सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, राइट। ईएमएफटी की बात करूं तो बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है, तो मैथमेटिक्स पहले हो जाना चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका फ्री सब्जेक्ट है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। फ्री का मतलब कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करी। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज कम आ रहा होता है, इसलिए आप इसको आखिरी में भी कर सकते हैं। हाईएस्ट वेटेज वाले पहले करना है, और सीक्वेंस भी ऐसी रखनी है कि समझ में अच्छा है, स्टोरी अच्छी बने, कहानी में एक दिलचस्पी बनी रहे, वो हमें ध्यान रखना है। अब इधर आते हैं नेटवर्क के बाद, आप सिग्नल, कंट्रोल, एनालॉग पे गए, या इधर से रूट पकड़ लिए। नेटवर्क हो चुका है तो नेटवर्क के बाद आप इलेक्ट्रिकल मशीन को बहुत आनंद से पढ़ेंगे, ठीक है। इधर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। अच्छा सॉरी, खास बात और है बेटा, सॉरी, एक और खास बात है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आप पढ़ते हैं ना, अगर आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले हो चुका है तो आप जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इनमें कई चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी कॉमन दिख रही होती हैं। लेकिन आप सोचे कि नेटवर्क से पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, नेटवर्क से पहले पावर सिस्टम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले नेटवर्क कंप्लीट करोगे, फिर जाओगे आप इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम पर। यह सीक्वेंस होनी चाहिए आपकी। तो नेटवर्क हो गया, बेसिक सब्जेक्ट हो गया आपके, मैथमेटिक्स हो गया, फिर आप इस रूट पर चले जाओ। सिग्नल पहले कर लो, कंट्रोल कर लो। सिग्नल कंट्रोल बेटर है, हमेशा पहले करो, क्योंकि ये कई जगह अप्लाई हो रहे होते हैं। फाउंडेशन है, सिंपल है आपके, अच्छा वेटेज रखते हैं, कॉमन सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में आ रहे होते हैं आपके, तो बेटर है आपके लिए। मान लो कोई डबल ई का बच्चा है और उसने इंस्ट्रूमेंटेशन आपका सेकंड पेपर लेके रखा है आपने, तो आपके कॉमन सब्जेक्ट आप पहले कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 2 पेपर दे सकते हैं ना गेट में आप।
और 2 पेपर दे सकते हैं, इसका मतलब डबल ई वाले ने IN को भी चूज कर लिया साथ में, तो वहां पर कॉमन सब्जेक्ट आपके काफी फायदेमंद होते हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट को पहले निपटाओ। तो मैं बोलूंगा नेटवर्क के बाद सिग्नल कंट्रोल, इधर जाओ आप। एनालॉग सर्किट का अच्छा वेटेज आ रहा है इलेक्ट्रिकल में, इस बार 7 मार्क्स का आया, 7 मार्क्स कम नहीं होते और सिंपल पेपर आता है कंपैरेटिवली, कंप्लीट कर लिया। फिर चले गए मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, और फिर इधर EFT डिजिटल, और इधर मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। नो डाउट इनके थोड़े वेटेज कम होते हैं, मेजरमेंट का, EFT का, डिजिटल का, लेकिन इस बार EFT अच्छा खासा पूछा गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप हल्के में ना लें, बिल्कुल पढ़ा करें आप, राइट। तो सेकंड सब्जेक्ट जो भी आप लेते हैं गेट एग्जाम के लिए, उसके बेस पर आप अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस को तैयार करें, उस तरीके से तैयारी किया करें, राइट। तो ये आपकी सीक्वेंस थी। अब मैं बात करने वाला हूं कि कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। कॉमन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मान लो आप सब कुछ भूल जाओ कि सर मोटे तौर पर बता दो क्या करना चाहिए। सबसे पहला, स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करे, है ना। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप मतलब नेटवर्क हुआ, टेक्निकल में मैथमेटिक्स हुआ, आपका नॉन टेक में कंट्रोल हुआ, सिग्नल हुआ, उनसे स्टार्ट करो। फिर उसके बाद क्या करो, मूव फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टॉपिक। बेसिक से एडवांस की तरफ आपको मूव करना है। तो जैसे जैसे बेसिक कंप्लीट करते जाओ, फिर थोड़े डिफिकल्ट वाले या एडवांस या कोर सब्जेक्ट पे जाओ। पैरेलली प्रिपेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। मान लो टेक्निकल में आपने पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सब्जेक्ट ले लिए, फिर आप मूव कर रहे हो एडवांस लेवल सब्जेक्ट पर, पैरेलल में आप तैयार कर रहे हो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। फिर इधर चलते हैं, लेवल, लेस वेटेज और मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट फॉर द एंड। मान लो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज कम है और थोड़ा मेमोराइज ज्यादा करना पड़ता है, फॉर्मूला ज्यादा लेना यूज करने पड़ते हैं, उनको लास्ट में ले जाओ आप, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। फोकस मोर ऑन सब्जेक्ट्स आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन इंटरव्यूज, स्पेसिफिकली फॉर IITs एंड PSUs। अब कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बेटा कि जो गेट के लिए तो इंपोर्टेंट होते ही है, साथ ही साथ इंटरव्यू में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दें। जैसे कि EC का ब्रांच का बच्चा है, अब EC की ब्रांच का बच्चा जब IITs में जाएगा एडमिशन के लिए, तो उसे VLSI में एडमिशन लेना है। तो VLSI में जब एडमिशन लेना है उसे, मतलब प्रिफर्ड ब्रांच है उस हिसाब से बोल रहा हूं, बाकी AI में भी ले रहा है कोई बच्चा, कोई सिग्नल प्रोसेसिंग में भी ले रहा है। तो जिस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, फ्यूचर बनाना है, उस ब्रांच की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप क्या करो कि अगर आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI में जाना चाहते हैं, तो आपका EDC, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट, ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रिकल वाला है, अब मान लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाहता है आगे चल के, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू में आप जाओगे तो वही चीज पूछी जाएगी। तो इंटरव्यू में जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उनको पहले कर लो, लाइक एनालॉग, EDC, इधर आपका कंट्रोल सिस्टम, मैथमेटिक्स बेसिक, है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है EC वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, ये, और फंडामेंटल सब्जेक्ट लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल वाला भी VLSI में जा रहा है तो एनालॉग सर्किट पर अच्छा फोकस कर ले, और जब गेट हो जाता है तो उसके बाद कुछ बच्चे EDC को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 1-2 महीने का टाइम मिलता है, तो वहां पर वो अच्छा कर लेते हैं और फाइनली एडमिशन मिल जाता है, और वहां पर MTech में भी उनको क्या मिलता है, आसानी महसूस होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की बेटा इस सेशन में। आई होप कि आप लोगों को मेरा और सर का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे सेशन बेटा हम लोग आपके साथ लेकर आते रहेंगे आपके गाइडेंस के लिए। जो भी बच्चे गेट 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं, वो अर्ली जितना तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एट द एंड लास्ट में बच्चों को ऐसा लगता है कि टाइम कम पड़ गया हमारे पास। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले शुरुआत से ही आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रूप देना स्टार्ट कर दें कि जून, जुलाई, अगस्त तक आप अच्छा खासा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हो, सो दैट सितंबर, अक्टूबर से आप अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसी सेशन को हम इस समय पर अब एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।